जी बच्चों, क्या हाल चाल। हेलो जी स्वाति। और चल रही पढ़ाई अच्छे से? सब रिवीजन कर लिए? जितना भी मात्रक मैंने सिखाया था सब याद हो गया? जल्दी से बताओ। विशिष्ट आवेश आपको समझ में आ गया था? विशिष्ट आवेश का मतलब समझ गए थे? क्या था फॉर्मूला विशिष्ट आवेश का? जल्दी बताइए, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। प्रियांशु, विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, याद है? क्या था? आवेश बट्टे क्या? उसका द्रव्यमान। वेरी गुड। आवेश बट्टे द्रव्यमान को ही विशिष्ट आवेश कहते हैं ना। प्रति इकाई द्रव्यमान में जो आवेश होती है उसे ही बोलते हैं विशिष्ट आवेश। बहुत इजी है। और फिर इसके बाद हम लोग को, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन के लिए विशिष्ट आवेश आप लोग याद किए थे? क्या आया था बताओ स्वाति? 1.756 ऐसा कुछ था ना, इंटू 10⁻11। सही लिख रहा हूं क्या? कूलम पर केजी। मैं याद नहीं रखता हूं, इसलिए बताइए सही लिखा है कि नहीं। लास्ट क्लास में आपको निकलवाया था। तो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, पूछता एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। ओके, ये पेन कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया है, ठीक है ना? इसको ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वाला इंपॉर्टेंट होता है। ओके। और न्यूट्रॉन का कितना आया था विशिष्ट आवेश? 0 था ना न्यूट्रॉन के लिए? न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना लिया था आपने? 0। वेरी गुड। और स्वाति मुझे बताओ, प्रोटॉन के लिए कितना था? 0 पॉइंट। प्रोटॉन के लिए क्या था बेटा? 0.958। प्रोटॉन के लिए 0.958। हाँ या ना? याद रखने की जरूरत नहीं है, खुद से भी आप निकाल सकते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको रटना ही है ना। इंटू 10⁻, ये पॉइंट क्यों आ गया बीच में? 10⁻ बताओ। प्रोटॉन का द्रव्यमान और यहाँ -19 और 27 कितना था? 8। यस और नो स्वाति? 10⁸ था या कुछ और? गुड। कुलम पर केजी है ना, इसका मात्रक होता है कुलम पर केजी। आवेश के लिए कुलम और द्रव्यमान के लिए केजी। गुड। हाँ जी, सभी बच्चे जो सब कनेक्ट किए हैं, आप लोग सबको याद हो गया था ना? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश याद रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है, और आपको पता है कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है। कंपटीशन एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक कंपटीशन एग्जाम दिया था, वहां डायरेक्ट पूछा था इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ऐसे पूछता है। ओके। यूपी का जो बीएड एग्जाम होता है ना, उसमें पूछा था। तो ये बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का तो आप सब जानते ही हैं। न्यूट्रॉन का क्या था? न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश, न्यूट्रॉन का बेटा आवेश होता है 0 ना, तो इसका विशिष्ट आवेश था 0 ही था। तो याद रखिएगा। बस सिर्फ स्वाति रिप्लाई कर रही है, बाकी आप सभी रिप्लाई करो। चलिए, तो ये छोटी सी बात है जिसको मैंने थोड़ा रिकैप करवा दिया, उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को याद हो गया होगा। जल्दी से एक बार मुझे बताओ, आवेश की विमा क्या होती है? बाकी बच्चे रिप्लाई करेंगे। आवेश की विमा क्या सिखाया था? याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आवेश की विमा बताइए फटाफट। आवेश की विमा बोल ही नहीं रहे हो। हाँ स्वीटी, हेलो। आवेश की विमा क्या होती है बताइए?
आप सभी जवाब दिया करो, एकदम इंटरेक्शन होना चाहिए, एकदम हेल्दी इंटरेक्शन। ओके, तो जितना इंटरेक्शन करेंगे उतना सीखेंगे। मैं पूछ क्यों रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा फील आए कि आप क्लास में हो, मैं आपको अटेंशन दे रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी एक बार रिकैप करके बैठ रहे हैं, है ना। हाँ जी, आईटी या फिर एटी। स्वाति, डायमेंशन जब भी लिखेंगे तो कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, है ना। जैसे आई भी कैपिटल, टी भी कैपिटल, आई टी ब्रैकेट में बंद कर देंगे, या कैपिटल ए कैपिटल टी। ओके, चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया थोड़ा सा रिकैप, बाकी आवेश के बारे में आपको बता ही दिया था। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, सबसे बड़ा मात्रक कौन था आवेश के लिए, फैराडे, है ना। और सबसे छोटा, जो मैंने आपको बताया था उस सीक्वेंस में सबसे बड़ा फैराडे था और सबसे छोटा स्टैट कूलम था ना। बताया था ना, नंबर यूनिट, जिसका नंबर बड़ा उसका यूनिट छोटा, और जिसका नंबर छोटा उसका यूनिट बड़ा। ओके, तो सब रिवीजन कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश का प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज का मतलब जानते हैं? ये नहीं कि पापा हमारे लिए बहुत सारे प्रॉपर्टी बना के रखे हैं, दादाजी बहुत सारे प्रॉपर्टी हमारे लिए जमा करके रखे हैं, उस प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है ना। प्रॉपर्टी नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज। क्या आप सब समझते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उसका गुण, है ना, उसका कैरेक्टर। आप समझ पा रहे हैं, है ना। आपके अंदर क्या क्या गुण है वो आपकी प्रॉपर्टीज कहलाएगी, है ना। हमारे अंदर कुछ अच्छाई भी होती है, कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ बुरे गुण होते हैं, यस और नो। हर इंसान का अपना कुछ प्रॉपर्टी होता है। आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है, मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है, तो हम लोगों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। और हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है ना। एक हिसाब से देखा जाए बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज भी होगी, बहुत सारी बुरी प्रॉपर्टीज भी होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी प्रॉपर्टीज है, हमारा जो गुण है, तो प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? अच्छी प्रॉपर्टीज, बुरी प्रॉपर्टीज, ये क्या चीज है? तो अच्छी प्रॉपर्टीज या बुरी प्रॉपर्टीज जो होती है हमारे अंदर, वो हमारा गुण होता है ना, हमारी कैरेक्टर होती है। तो प्रॉपर्टीज का मतलब होता है किसी का गुण। डन। तो जैसे हमारे अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, वैसे क्या आवेश में भी प्रॉपर्टीज होगी? हाँ, पंखे का भी अपना प्रॉपर्टीज होता है, पंखा का भी अपना गुण है। एसी का अपना प्रॉपर्टीज है, एसी का भी अपना गुण है, यस और नो। हम पहले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते थे, उसकी प्रॉपर्टीज अलग थी। स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ते हैं, इसका प्रॉपर्टीज अलग है। समय के साथ जैसे जैसे प्रॉपर्टीज बढ़ती है ना, उसका हम लोग ज्यादा उपभोग करते हैं, उसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने जैसा कि कहा, आपको प्रॉपर्टीज अच्छी भी हो सकती है, प्रॉपर्टीज बुरी भी हो सकती है, यस और नो। तो इन सभी बातों को समझेंगे कि आवेश का प्रॉपर्टीज कैसा है। अब देखो, मेरी प्रॉपर्टीज आपको जाननी हो तो बहुत सिंपल है। आप कुछ टाइम मेरे साथ रहोगे, मेरी प्रॉपर्टीज जान जाओगे, या जो मेरे साथ रहते हैं उनसे मेरी प्रॉपर्टीज पूछ लोगे, या आप मेरे साथ रह के देख लोगे कि मेरी प्रॉपर्टीज कैसी है। जब आप बहुत समय तक किसी के साथ रहते हैं ना, तो उसकी सभी अच्छाई और बुराई का पता लग जाता है। इसमें क्या अच्छी प्रॉपर्टीज है, क्या बुरी प्रॉपर्टीज है, हर एक पता चीज चल जाता है, हर एक गुण हमें पता चल जाता है। तो किसी के अंदर जो गुण होती है, अच्छी बुरी जो भी गुण होती है, उसी चीज को हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज का मतलब तो समझ गए, गुण का बात हो रहा है ना। तो हर चीज का अपना एक गुण है, जानते होंगे आप सब ये बात। तो हम ये देखने वाले हैं कि आवेश का क्या गुण है ना। मेरा गुण क्या है, आपका गुण क्या है, इससे क्या मतलब है? हमें मतलब है यहाँ पे आवेश के गुण से। तो आवेश की क्या प्रॉपर्टीज है, आवेश में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। अब आवेश के साथ रह के तो देखेंगे नहीं, यस और नो। हाँ, तो आवेश के साथ रह के तो देखेंगे नहीं। तो आवेश को जैसे बाकियों ने फील किया, है ना, बाकी जो है साइंटिस्ट ने जैसे जैसे आवेश के बारे में बताया, जो जो उन्होंने वहां से रिसर्च करी, जो जो उन्होंने वहां से पाया, उन चीजों को वो डिस्क्राइब किए हैं, हम उसको समझते हैं और आपके लिए डिस्क्राइब करते हैं। तो आवेश में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी गई, देखिए। अब मैं जो जो प्रॉपर्टीज बताऊंगा, देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है, किसी की भी आंतरिक गुण होती है। जो हमारा गुण है वो क्या है, इंटरनल कैरेक्टर है, एक तरीके से आप सोचो तो। आप, मैं यहां पे खड़ा हूं, मुझे देख के बता दोगे कि मेरी प्रॉपर्टीज कैसी है। आप मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, बाहर से मेरी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, लेकिन मेरी इंटरनल प्रॉपर्टी भी तो होगी। जो बाहरी प्रॉपर्टीज है वो आप बता सकते हैं कि हाँ भाई, ये इंसान देखने में ऐसा है, इसका नाक ऐसा है ना, इसका हाथ ऐसा है, इसका पैर ऐसा है, इसका फेस ऐसा है, इसका आई ऐसा है, इसका आईब्रो ऐसा है। ये चीजें आप बता सकते हो। लेकिन ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी जो बाहर से आप देख रहे हैं।
कुछ इंटरनल प्रॉपर्टी होगी। अब इंटरनल कैसे बताओगे? तो इंटरनल बहुत सारे अलग अलग, है ना, टेस्ट से पता लगता है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से पता लगता है ना। जैसे जैसे उसके बारे में रिसर्च चलता जाता है, जैसे जैसे उसके बारे में टेस्टिंग होती जाती है, वैसे वैसे हम उसकी प्रॉपर्टीज को समझते जाते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज बताया गया, हमने जैसे प्रॉपर्टीज आवेश के बारे में सीखा, उसको थोड़ा सा फील किया और मैंने प्रैक्टिकली जोड़ने का कोशिश किया कि क्या सही में ये चीजें होती है। वैसे प्रैक्टिकली आप भी इसको थोड़ा फील करेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे समझने की क्या जो मैंने बताया वो सही में ऐसा होता है। क्या ऐसा प्रैक्टिकली आपने कभी फील किया है? आप ये कह दो कि उसको फील कर सकते हैं, हाँ या ना। तो जैसे आप सुनो, एक छोटा सा बात बताता हूं। जैसे आवेश के बारे में हमको जानना हो तो आप ये सब बहुत बार सुने होंगे ना, समान प्रकृति का जो आवेश होता है, एक प्लस है एक प्लस है, तो आपने सुना होगा दोनों समान प्रकृति का है तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण। फिर सुना होगा एक प्लस और एक माइनस है, विपरीत प्रकृति के है, अलग अलग है, आकर्षण। यस और नो? अब आप ये नहीं जानते हो तो आपने ये बात चुंबक में भी देखा होगा। मैग्नेट में होता है नॉर्थ साउथ, ये प्लस और ये माइनस, और यहां पर भी आपके सामने एक मैग्नेट है, यहां साउथ और यहां नॉर्थ, ये माइनस और ये प्लस। तो आपने देखा है दो मैग्नेट आपस में चिपकते रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक नॉर्थ एक साउथ रहा होगा, यानी दोनों विपरीत है तो चिपक रहा है। उसी तरीके से दोनों जब समान हो जाता है, ये नॉर्थ ये साउथ, और इधर भी मैं कहता हूं नॉर्थ और साउथ है, अब ये दोनों जब समान हो गया, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये माइनस माइनस, तो ये क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। ये इसको इधर भगाएगा, ये इसको इधर भगाएगा। तो आपने चुंबक में ही देखा होगा, प्रैक्टिकली देखा होगा। नहीं देखा है आपने तो चुंबक लो, चेक कर लो। एक बार जब आप रखेंगे तो आकर्षण होगा, पलट देंगे तो प्रतिकर्षण होगा। तो ये चीजें क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज है। तो कब होता है आकर्षण, कब होता है प्रतिकर्षण, इन सब चीजों को हम समझेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, और आपको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है कि क्या सर ने जो कहा वास्तविकता में ऐसा होता है। आप जब अपने सेंस से सोचोगे तो आपका सेंस बताएगा आपको कि हाँ ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, इसलिए उन्होंने ये कहा, है ना। तो मैंने भी कहीं पढ़ा सीखा, आपको वही चीज मैं पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, फिर मैंने उसको फील किया, मुझे लगा कि यस ये प्रैक्टिकली और रियलिटी में ऐसा ही होता होगा या ऐसा ही होता है। वही चीज आपको भी सोचना है, समझना है, सीखना है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। तो जैसे आप आवेश के बारे में पढ़ेंगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सारी चीजें आती जाएगी, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। आइए देखते हैं फिर। सबसे पहला मैं बोलूंगा, उसको ध्यान से सुनना, आपको समझ में जहां नहीं आया मुझे बताइएगा। आप मुझे बताइए आवेश सदिश है कि अदिश है? आवेश मेरा सदिश है या अदिश है? क्या आप सब सदिश और अदिश समझते हैं? सदिश और अदिश में फर्क जानते हैं? जानते होंगे शायद आप। जो सदिश होती है बाबू, नाम तो आपने सुना ही होगा, जो सदिश राशि होती है उसमें क्या होता है? जो सदिश राशि होती है वो सदिशों के योग के नियम का पालन करता है। यस और नो? पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में इतना। और उसमें दिशा होती है। बेटा सदिश होने के लिए दो शर्त है, एक तो दिशा होती है, और क्या? सदिश योग के नियम का पालन करता है। यस और नो? सदिश को जोड़ने के लिए आप जानते हैं अलग ही नियम होती है। जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जब आप सदिश को जोड़ते हैं तो उसको जोड़ने का नियम अलग होता है, वो सामान्य तरीके से नहीं जुड़ता है। अगर आपने पढ़ा होगा वहां पे एक आता है ट्रायंगल लॉ, 11th क्लास आप पढ़ के अब इतना मान के चलता हूं, बहुत बेसिक चैप्टर है, स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड चैप्टर में आता है। तो जब आप सदिश की बात करते हैं तो उसमें दिशा होती है, ठीक है, ओके सर। और दूसरी बात, वो सदिश जो होता है वो सामान्य रूप से नहीं जुड़ता है। सदिश में आप बिल्कुल सामान्य तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं, उसके लिए स्पेशल फॉर्मूला हम लगाते हैं। हमने उसमें पढ़ा होगा अपने त्रिभुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि, ये सब अलग अलग विधि होती है उसको जोड़ने का, और वहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है। जब आप जोड़ते हैं दो सदिश को तो शायद आपको याद हो, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एक सदिश होने के लिए ये दो शर्त हैं। सर दिशा होने से सदिश हो जाएगा क्या? बेटा दिशा होने से भी सिर्फ सदिश नहीं होता है, दिशा के साथ साथ सदिश के योग के नियम का पालन होना चाहिए। अब जब पढ़ेंगे इसके बाद, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा विद्युत धारा, आप जानते हैं कि विद्युत धारा में दिशा होती है? कुणाल पता है आपको विद्युत धारा में दिशा होती है? अगर मैं बोलता हूं कि एक तार में धारा ऐसे है, तो मान लीजिए इधर की तरफ और इधर की तरफ दो तार लगी हुई है, तो देखिए इस दिशा में गई धारा, इस दिशा में गई धारा,
तो विद्युत धारा में दिशा होती है, लेकिन आपको पता है विद्युत धारा में दिशा होने पर भी विद्युत धारा सदिश नहीं है। तो क्या है? विद्युत धारा अपना अदिश है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर 10 एम्पियर की धारा आई है और इधर इधर अगर 4 एम्पियर की धारा गई तो इधर 6 एम्पियर की धारा जाएगी। यहां देखिए ये 4 और 6 दोनों मिलके 10 हो रहा है और ये सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता है। इसमें दिशा है, किसमें? विद्युत धारा में, लेकिन ये सदिश के योग के नियम का पालन नहीं किया, ये सामान्य तरीके से जोड़ा गया। इसीलिए जो आपकी विद्युत धारा है वो अदिश राशि होती है। इस बार आप आगे पढ़ेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, मेरा जो कंसर्न है वो क्या है? मेरा कंसर्न है, अभी मेरा जो आपसे डिस्कशन चल रहा है वो इस बात पे चल रहा है कि सदिश होने के लिए दिशा होना चाहिए और सदिश के योग के नियम का पालन होना चाहिए। सदिश के योग का सूत्र समझो, ये है कुछ, ठीक है। अब मुझे बताइए, जब आप कहीं पर देखते हैं आवेश, जैसे मैं आपसे बोलूंगा स्वीटी बताना, मैं बोलूंगा मेरे पास 5 कूलम का आवेश है, किसी कण पे 5 कूलम का आवेश है, किसी कण पे -2 कूलम का आवेश है। बताइए ये दोनों मिला के कुल आवेश कितना है? ये दोनों मिला के कुल निकाय का आवेश कितना है? तो क्या आप इसको डायरेक्ट 5 कूलम -2 कूलम जोड़ के डायरेक्ट यहां पर आप लिख देंगे 3 कूलम? यस और नो? तो मुझे बताइए, ये जो आपने 5 और -2 इन दोनों को आपस में जोड़ा घटाया जो भी किया, ये जो आपने किया वो सदिश का योग का नियम लगाया या सामान्य नियम लगाया? आपको पता है सामान्य नियम मैं किसको बोलता हूं? जैसे 5 को आपने 4 से जोड़ा, आंसर लिखा 9, क्या है ये? सामान्य योग है, इसमें सदिश का तो कोई कमाल है नहीं, सदिश का कोई फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ नहीं है। तो यहां पर 5 को और -2 को आपने जोड़ा, लिख दिया 3 कूलम। तो जब आपने 5 को और -2 को जोड़ा और 3 कूलम लिखा, तो ये बताइए सदिश के योग का नियम पालन किया या सामान्य योग है? ये सामान्य योग का मतलब क्या? सामान्य योग का मतलब ये अदिश का योग है। अदिश में हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, 4 मीटर प्लस 6 मीटर, 4 मीटर प्लस 6 मीटर 10 मीटर, 2 मीटर प्लस 3 मीटर 5 मीटर। तो जब आप डायरेक्ट जोड़ते हैं वो अदिश का योग है, और जिसमें आप सदिश के योग का नियम का पालन करते हैं वो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। तो आप मुझे बताइए, थोड़ा सेंस लगा के खुद से आप सोचो, जब आप आवेश को जोड़ते हैं तो डायरेक्ट जोड़ लेते हैं या सदिश के नियम को लगाते हैं? क्या आवेश में कोई दिशा है? नहीं। कभी सुना है आपने आवेश में दिशा है? ये इलेक्ट्रॉन है उत्तर दिशा में, ये प्रोटॉन है दक्षिण दिशा का, सुना है कभी ऐसा? नहीं। तो जो हमारा आवेश है वो कैसा होता है? सदिश या अदिश? तो हमारा आवेश होता है अदिश। तो ये ध्यान रखेंगे, मैं बहुत बड़ी बात कुछ नहीं बताया हूं। जो आवेश है उसमें ना तो दिशा है, और जो हम आवेश को जोड़ते हैं तो सामान्य जो अदिश का नियम है उसी का पालन किया जाता है। यानी अगर किसी कण पे 2 कूलम का आवेश है, समझिए, अगर मैं कहता हूं कि एक कण है जिस पे 2 कूलम का आवेश है, एक कण है जिस पे 4 कूलम का आवेश है, तो मुझे बताइए इन दोनों को मिला के कुल आवेश कितना है? बोलेगा कि एक निकाय पर अगर ये 2 कण है जिसमें 2 कूलम और 4 कूलम का आवेश है, तो बताइए इसका कुल आवेश कितना है? तो इसका कुल आवेश हो जाएगा 2 कूलम प्लस 4 कूलम, आंसर आ गया 6 कूलम। तो ये अदिश के योग के नियम का पालन किया, यानी इसमें अदिश का योग लगाया गया, साथ ही साथ इसमें दिशा भी नहीं है। तो आप बताइए क्या आवेश मेरा अदिश राशि है? तो पहला गुण क्या होता है कि आवेश हमारा अदिश होता है। डन। आवेश में कोई दिशा नहीं है और आवेश कोई सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता है। तो आवेश को हम बिल्कुल सामान्य तरीके से जोड़ते हैं, सामान्य जीवन में जैसे आप जोड़ घटाव करते हो बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी जोड़ते हैं। तो ये एक अदिश राशि है ना। और इसे आपको पता है आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा इसी के बारे में, जब आपको बताया जाएगा क्या, ये देखिए आवेशों के योज्यता का नियम। तो यही कहता है ये नियम, क्या कहता है कि आवेश को आप बिल्कुल सामान्य तरीके से जोड़ सकते हैं, यहां पर कोई सदिश के योग को लगाने की जरूरत नहीं होती है, सामान्य तरीके से आवेशों को जोड़ा जा सकता है। क्लियर है? तो हमारा आवेश कैसा राशि है? आवेश हमारा एक अदिश राशि है। अगला पॉइंट, आपको पता है कि मैंने आपको बताया था आवेश के कितने प्रकार, जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, आवेश 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहले हमने इसका चर्चा कर लिया है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। यस और नो? आवेश के कितने प्रकार? 2। कौन कौन से? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो आप बताओ मुझे, जैसे मैं एक छोटा सा बात बताता हूं आपको, मैंने पहले भी एक बात कहा था, आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं याद है। आपको मैंने एक बात बताया था, याद है कि कोई भी परमाणु है या कोई भी पदार्थ है, उससे हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को दे भी सकते हैं।
यस और नो? कुणाल बताइए, अगर अपने पास कोई पदार्थ है तो क्या मैं वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं? या कोई परमाणु है, क्या मैं वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं? यस। क्या मैं उसमें इलेक्ट्रॉन दे भी सकता हूं? जी, हम वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। क्या हम प्रोटॉन को निकाल सकते हैं? बताइए। किसी परमाणु में बताया था, बहुत पहले क्लास में बताया था कि नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन। मान लीजिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब बहुत सारा पड़ा हुआ है। ओके, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पड़े हुए हैं और उसके चारों तरफ कौन घूमते रहता है? इलेक्ट्रॉन। उसके चारों तरफ कौन घूमते रहता है? इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि क्या मैं किसी परमाणु से, ये कोई परमाणु का मैंने स्ट्रक्चर बताया, क्या मैं किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता हूं? आंसर है यस। क्या किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं? आंसर है यस। क्या मैं किसी परमाणु से प्रोटॉन को बाहर निकाल सकता हूं? बताइए मुझे, क्या किसी परमाणु के अंदर से प्रोटॉन को बाहर निकालना पॉसिबल है? ये बहुत पहले क्लास में मैंने बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, याद रखेंगे आप। इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस आवेश है, प्रोटॉन पे प्लस आवेश है। हम प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते हैं, वो नाभिक के अंदर होता है और नाभिक को तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जो नाभिकीय बल है, जो इनके अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, नाभिक के अंदर जो रहता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। उसमें कौन कौन आएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। खैर, आप इतना समझो, सिर्फ अभी कंफ्यूज मत हो। नाभिक के अंदर जो भी कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको आप तोड़ के बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि नाभिकीय बल बहुत मजबूत बल होता है, बहुत स्ट्रांग फोर्स है। यानी नाभिक को तोड़ना पॉसिबल नहीं है, हथौड़ा मार के भी नहीं तोड़ सकते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि देखिए, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, बट इतनी आसानी से इसको नहीं तोड़ सकते हैं जितना आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं। यानी कभी भी मैं बोलूंगा कि किसी परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकाल लिया, बोलना सर गलत। मैं बोलूंगा मैंने इस परमाणु में एक्स्ट्रा प्रोटॉन दे दिया, बोलना गलत। क्यों? क्योंकि ये नाभिक के अंदर है और नाभिकीय बल इतना मजबूत बल है, इतना मजबूत बल है, जिसे नहीं तोड़ सकते आप। यस और नो? ये इंपॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा टिपिकल है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि आप उसे एक तरीके से इंपॉसिबल कह सकते हो। यानी नाभिकीय बल बहुत मजबूत बल होता है जो न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है। जो न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं समझ गए? नाभिक के अंदर जो भी होते हैं उसे न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो नाभिक के अंदर कौन कौन है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियॉन्स। तो नाभिक के अंदर जो भी मौजूद है उसे तोड़ के आप बाहर नहीं निकाल सकते, यानी नाभिक को हम नहीं तोड़ेंगे। कभी भी हम पढ़ेंगे तो कभी भी ऐसा डिस्कशन नहीं करने वाले इस चैप्टर में कि नाभिक से मैंने प्रोटॉन निकाल दिया, न्यूट्रॉन निकाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि नाभिक के अंदर जो मौजूद है, कौन? प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब कौन सा आवेश? धनात्मक, प्लस। इसको ना तो बाहर निकालेंगे और ना तो मैं इसको प्लस देने वाला हूं। यानी जितनी भी बात हम करेंगे, जितनी भी चर्चा करेंगे, वो सब किसके ऊपर होगा बाबू? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन निकालना, ये सब डिस्कशन होगा। लेकिन प्रोटॉन देना, प्रोटॉन निकालना, ये कभी डिस्कस नहीं करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई गलती मत करना। प्रोटॉन ना दे सकते हैं ना निकाल सकते हैं, क्योंकि वो नाभिक के अंदर है और नाभिकीय बल इतना मजबूत है कि नाभिक को तोड़ के प्रोटॉन को निकाला नहीं जा सकता। प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, इसका मतलब प्लस चार्ज को आप नहीं निकाल सकते और ना प्लस चार्ज को दे सकते हैं। तो निकाल क्या सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। दे क्या सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जितना मर्जी दो, जितना मर्जी लो, नो प्रॉब्लम। उसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि हमेशा पूर्ण गुणज में ही दिया जाता है इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ही दोगे, 4.5 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको, है ना। बट फिर भी आप ये समझो कि इलेक्ट्रॉन का देना लेना संभव है, प्रोटॉन का नहीं है संभव, क्योंकि वो नाभिक के अंदर बंद है। यस और नो? और नाभिक समझो एक तरीके से नाभिक किंग है, राजा। नाभिक बिल्कुल सुरक्षित किंग है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पहरेदार है। तो नाभिक से लड़ने से पहले आपको उस इलेक्ट्रॉन से लड़ना पड़ेगा, यानी उसके पहरेदार से लड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो भी काम करेंगे वो इलेक्ट्रॉन के साथ करेंगे, पहरेदार के साथ करेंगे। किंग जो है बिल्कुल सेफ है। यस और नो? वो अपने घर में बिल्कुल सेफ है, घर बहुत मजबूत बनाया गया है, ऐसा फील करो। यस और नो? जस्ट थिंक कि ऐसा सोच सकते हैं हम कि नाभिक बिल्कुल राजा की तरह, राजा का घर है जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन आराम से बैठे हुए सेफली, और चारों तरफ कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। जो दिक्कत होगी, जो प्रॉब्लम आएगा, वो इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा। इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का देना, प्रोटॉन में कोई डिस्कशन नहीं। प्रोटॉन को बाहर कभी नहीं निकालेंगे, ना प्रोटॉन को देंगे। प्रोटॉन जितना है उतना ही रहेगा। डन? अब इसी बात पर मैं एक बात आपको बताता हूं कि ये क्या मैं कहना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है।
तो कौन कौन सा होता है? एक होता है धनात्मक आवेश जिसका एग्जाम्पल है प्रोटॉन, एक होता है ऋणात्मक आवेश जिसका एग्जाम्पल है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा प्रॉपर्टी यह है कि आवेश के दो प्रकार होंगे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक में कौन आएगा? प्रोटॉन। ऋणात्मक में कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं यहां पे एक छोटा सा डिस्कशन कर रहा हूं, सुनना सब लोग। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, जिसके अंदर मान लेते हैं कि 6 प्लस चार्ज है, 6 माइनस है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइए इसमें 6 प्लस है, बेटा ध्यान सुनेंगे, 6 प्लस है, 6 माइनस है। बोलिए दोनों मिला के कुल कितना हुआ? 0। ये 0 का क्या मतलब हुआ? ये आवेशहीन है या उदासीन है? दोनों में फर्क मैंने आपको बताया था, उदासीन है। इसमें प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन दोनों बराबर है इसलिए 0 हो गया। अगर ना प्लस होता ना माइनस होता तो उसे कहते आवेशहीन। ना एक भी प्लस है ना एक भी माइनस है, आवेशहीन। जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं, उदासीन। इन जनरल सामान्यतः आप ये कह सकते हैं हम आप सब उदासीन ही है। ये पेन उदासीन है, मैं उदासीन हूं, आप उदासीन हो, आपका मोबाइल फोन उदासीन है। यानी जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं। आप तो जानते होंगे दुनिया में जितने पदार्थ हैं सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन है, यानी जितना प्लस है उतना माइनस है, दोनों मिला के 0 है, यानी कैसा है? उदासीन। ना प्लस है ना माइनस है तो उसे आवेशहीन कहते हैं। तो याद रखिएगा हम जिनकी भी बात करेंगे वो सब उदासीन होगा, यानी उसमें प्लस और माइनस दोनों बराबर होंगे। इज इट क्लियर? तो मुझे बताइए इसमें मैंने कहा कि 6 प्लस है 6 माइनस है, तो बताइए कुल कितना हो गया? 0। क्या बोलेंगे इसको बाबू? उदासीन। ओके, प्लस माइनस दोनों बराबर हो मिलके 0 हो जाए तो उसे बोलते हैं उदासीन। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताना, मैं क्या कहना चाहता हूं। क्या मैं यहां से प्लस को निकाल लूं? नहीं, कानूनन अपराध है, प्लस को नहीं निकालेंगे। क्या मैं यहां से माइनस को निकाल लूं? जी सर, निकाल लीजिए। मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन निकालने पर जल्दी मुझे बच्चे बताएंगे, मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला तो बोलो इलेक्ट्रॉन निकालने पर प्लस कितना रहा? 6। क्या मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला इससे प्लस को कोई फर्क पड़ा? जल्दी बोलिए यस और नो। मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला इससे प्लस पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। प्लस कितना रहा? अभी भी 6। इलेक्ट्रॉन मैंने एक निकाल लिया तो बोलिए अब कितने इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज रहे? मान लो मैंने एक माइनस यहां से निकाल लिया, समझो आप, मैंने यहां से एक माइनस निकाल लिया। पहले आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन थे। मैं कहता हूं कि आपने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो मुझे बताइए पहले प्लस थे 6 और माइनस भी थे 6। आपने जब यहां से निकाला तो प्लस तो अभी भी 6 रहा और माइनस हो गया 5 सिर्फ। तो बोलिए इन दोनों को मिला के कुल कितना आया? मुझे बताओ कुल मिला के ये धनात्मक आया कि ऋणात्मक? बस इतना ही मुझे समझाना था। इलेक्ट्रॉन को निकालने पर वस्तु में कौन सा आवेश आ गया? पहले उदासीन था, पहले कोई आवेश नहीं था, पहले जितने प्लस उतने माइनस कुल मिला के 0 थे मेरे भाई। अब मैं बोलता हूं कि जब आपने यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाला बाबू, तो बोलिए क्या 6 प्लस अभी भी रहा? एक माइनस निकलने से 5 माइनस बचा, तो बोलिए अब कितना आ गया? क्या प्लस आ गया? प्लस आ गया मतलब वस्तु कैसा हो गया? उदासीन रहा कि धनात्मक हो गया? हो गया धनात्मक। बताइए वस्तु को धनात्मक बनाने के लिए क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिया या इलेक्ट्रॉन निकाला? ये याद भी रखना है। आपने वस्तु को धनात्मक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दिया या इलेक्ट्रॉन निकाला? आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन निकालने पर खुद सोचो। मैं मानता हूं कि आपके अंदर जो अच्छाई है वो प्लस है और बुराई है वो माइनस है। मैं कहता हूं कि आपके अंदर 6 अच्छाई और 6 बुराई, तो आप उदासीन हो गए। अब आप सोचो आपके अंदर 6 अच्छाई रह गई और आपने उसमें से एक बुराई निकाल दिया, तो आपके पास 6 अच्छाई, अब एक बुराई आपने निकाल दिया तो आपके पास कितनी बुराई बची? 5। अब मुझे बताइए आपके पास 6 अच्छाई और 5 बुराई है, तो आपके अंदर कौन डोमिनेट कर गया? यानी किसकी मात्रा ज्यादा हो गई? अच्छाई की, यानी प्लस की। यानी अब आप उदासीन नहीं है, अब आप 0 नहीं है, अब आपके में अच्छाई ज्यादा है, वो भले ही एक ही ज्यादा है। उसी तरीके से आप यहां सोच के देखिए, जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो 6 प्लस और पहले था 6 माइनस। जैसे ही आपने एक माइनस को बाहर किया
तो आपके पास 5 माइनस बचा। तो मुझे बताइए 6 प्लस और 5 माइनस होने पे इस वस्तु में कौन सा आवेश आ गया? प्लस। क्या इलेक्ट्रॉन निकालने पर प्लस होता है? यानी जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वस्तु कैसा बनता है? धनात्मक। देखिए यहां धनात्मक बनता है, धन आवेश बनता है जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो। वस्तु धनात्मक बन जाता है जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो। कमी मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला गया हो। यही मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूं। किसी वस्तु को धनात्मक अगर बनाना है तो आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है, इलेक्ट्रॉन को जो निकाले जाते हैं, उससे कैसा आवेश आता है वस्तु पे? धनात्मक। क्या आप सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ? इसी बात को मैं उल्टा सोचता हूं। मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये लो। देने पर, इलेक्ट्रॉन देने पर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मुझे बताइए 6 थे प्लस, इसमें नहीं, जो पहली वाली स्थिति थी उसी में एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसी में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बोलिए अब इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई? पहले 6 थी, एक आपने दिया तो क्या 7 हो गया? बोलिए अब इस पे किसका मात्रा ज्यादा हो गया? प्लस का या माइनस का? जल्दी बोल दो। अब किसकी मात्रा ज्यादा हो गई? माइनस की। इलेक्ट्रॉन देने पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर वस्तु में, खुद सोचो इलेक्ट्रॉन माइनस है ना, माइनस आप ग्रहण कर लोगे तो आप कैसा हो जाएंगे? ऋणात्मक। आप जब माइनस ग्रहण कर लेंगे तो आप कैसा हो जाएंगे? ऋणात्मक। देख लीजिए यहां पे, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यानी इलेक्ट्रॉन आप दे देते हैं, अधिकता मतलब क्या? ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन जब निकाल लिए तो कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन जब दे दिए तो ज्यादा हो गया, अधिकता हो गया। तो जब आपने इलेक्ट्रॉन की अधिकता कर दी, इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो मुझे बताइए वस्तु कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक। क्या ये छोटी छोटी बातें समझ में आई? तो अगर कोई वस्तु ऋणात्मक है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्या याद रहेगा? कोई वस्तु धनात्मक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। ओ याद करना है, कोई वस्तु धनात्मक है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। कोई वस्तु ऋणात्मक है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन दिया गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यस और नो? याद रखना इस बात को। यानी हम किसी वस्तु को, जब आवेश की बात की जाए तो हम इलेक्ट्रॉन को दे भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले भी सकते हैं। अच्छा सर, एक प्रोटॉन देके देखें? नहीं, कानून अपराध है, फांसी की सजा मिलेगी, गलती से भी मत करना। न इलेक्ट्रॉन, सॉरी, न प्रोटॉन दे सकते हैं न प्रोटॉन ले सकते हैं। जो भी बातें करनी है वो किस पे की जाएगी? इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन का देना अलाउ है, इलेक्ट्रॉन लेना अलाउ है। तो किसी वस्तु को ऋणात्मक बनाना होगा। स्वाति, किसी वस्तु को ऋणात्मक बनाना है, क्या करूं? किसी वस्तु को ऋणात्मक बनाने की इच्छा जगी मेरे अंदर, वो वस्तु पहले से उदासीन था, क्या करें? इलेक्ट्रॉन ले कि दें? वस्तु को ऋणात्मक बनाने की इच्छा है तो उसमें ऋणात्मक दे दो, माइनस दे दो, उसके अंदर माइनस भरो, ऋणात्मक हो जाएगा वो व्यक्ति। अरे हाँ या ना? मैंने क्या कहा? धनात्मक को मानो अच्छाई, ऋणात्मक को मानो बुराई। अगर चाहते हो कि उसको बुरा बनाना है तो उसके अंदर ऋणात्मक भर दो। यानी किसी पदार्थ को अगर आप ऋणात्मक करना चाहते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दो। इलेक्ट्रॉन देंगे यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तो बन जाएगा ऋणात्मक। और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन आप ले लेंगे, मतलब माइनस आपने किसी का ले लिया तो वो प्लस हो गया। आपने उसके अंदर से माइनस निकाल दी तो क्या हो गया? प्लस। और आपने माइनस निकाल दिया तो जब प्लस हो गया, तो प्लस होने का मतलब क्या है? प्लस होने का मतलब है बेटा कि आपने उसे धनात्मक बना दिया। तो किसी वस्तु को धनात्मक बनाना हो तो इलेक्ट्रॉन की कमी, और किसी वस्तु को ऋणात्मक बनाना हो तो उसे इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। क्या आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? तो इस प्रकार से हम आवेश का दो प्रकार, धन और ऋण, और हम इस प्रकार से किसी वस्तु को धनात्मक और ऋणात्मक बना सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रॉपर्टी यह है कि आवेश के दो प्रकार होते हैं, धन और ऋण। धनात्मक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋणात्मक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। क्या आपको याद रहेगा? क्या आप ये प्रैक्टिकली समझ रहे हो कि मैंने जो कहा वो सही है? ऐसी मैंने जब पढ़ा तो उसको प्रैक्टिकली सोचा कि नहीं ये चीजें होगी या ऐसी होती है, इसका मतलब सब गुड है, हाँ या ना? तो यही मैंने कहा कि मैं इसका कुछ गुण बताऊंगा, आप उसको सोचना, आपको रियलाइज होगा कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। नहीं रियलाइज हो, एक दो बार खुद सोच के देखना, आपको प्रैक्टिकली फील ना आए तो मैथमेटिकली करके देखना, आपको रियलाइज होगा कि सामने वाला इंसान ने बिल्कुल करेक्ट बातें की थी। आप खुद बताओ, जब इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 6 से 5 हो गया, तो क्या प्लस नहीं होगा? वही तो मैं कह रहा हूं कि प्लस हो गया इलेक्ट्रॉन निकालने से, इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश। उसी तरीके से मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन दे दिया, पहले जितना था उसमें एक दे दिया, तो यानी आपने एक दे दिया तो एक बढ़ गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यानी माइनस हो गया वो, इसका मतलब ऋणात्मक हो गया। और हाँ,
जब भी वस्तु को धनात्मक और ऋणात्मक बनाना हो तो सारा खेल खाल किसके साथ होगा? इलेक्ट्रॉन के साथ। भाई साहब तुम इमोशनल होके कभी प्रोटॉन मत दे देना कि चलिए धनात्मक बनाना है थोड़ा प्रोटॉन दे देते हैं बेचारे गरीब को। यहां इमोशनली गरीबी नहीं देखी जाएगी। यस और नो? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी बात की जाएगी वो सब की जाएगी इलेक्ट्रॉन के साथ। प्रोटॉन नाभिक के अंदर बंद है, किंग है वो। यस और नो? इसलिए नाभिक के अंदर बंद है, उसका घर बहुत ही स्ट्रांग है, मोटे मोटे कंक्रीट से बना हुआ है। तो याद रखिए ये सब, तो उसको नहीं तोड़ सकते, उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। आते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। बताइए आवेश की सबसे छोटी इकाई। हम सबसे छोटा आवेश किसको लेंगे? एक परमाणु में आपको सबसे छोटा आवेश कौन दिख रहा है? सर इलेक्ट्रॉन को आधा काट के दोनों भाई खा लेंगे, वही सबसे छोटा होगा। आप इलेक्ट्रॉन को काटोगे? आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ के काट के फोड़ सकते हो? नहीं। तो यानी यह हुआ कि अगर किसी परमाणु की बात की जाएगी या किसी भी पदार्थ का बात किया जाएगा तो उसमें सबसे छोटा आवेश कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन का मान है। अरे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो मान है वही सबसे छोटा आवेश है। धनात्मक में देखेंगे तो प्रोटॉन का, ऋणात्मक में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का, लेकिन मान तो दोनों का बराबर ही है। मैंने कहा था ना कि प्लस माइनस में यहां छोटा से कोई मतलब नहीं है, हम यहां मान देखते हैं। प्लस माइनस क्या होती है आवेश की? प्रकृति। बोलो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कौन बड़ा? कुणाल बताएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कौन बड़ा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कौन बड़ा? बेटा कोई बड़ा नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के मान समान है। सर माइनस तो छोटा होगा। अरे गधा, माइनस वहां उसकी प्रकृति है, स्वभाव, नेचर। ये गणित वाला माइनस नहीं लिया मैंने, यहां माइनस प्रकृति के लिए लिया गया है, ठीक है। तो दोनों का मान समान होता है। तो बताइए किसी भी परमाणु में या किसी भी पदार्थ में हम बात करें तो सबसे छोटा इकाई आवेश का क्या होगा? वही होगा जो इलेक्ट्रॉन का मान होगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 गुने 10 का पावर माइनस 19 कूलम। याद रखेंगे। सर माइनस क्यों नहीं लगाए? अरे हम यहां माइनस प्लस उसकी प्रकृति का बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि सबसे छोटा मान क्या होगा। किसी भी परमाणु में आवेश का सबसे छोटा मान कितना है? तो वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो मान है वो, और दोनों का मान तो बराबर ही है, तो आप किसी का भी ले लो। यस और नो? तो सबसे छोटा मान या सबसे छोटी इकाई जो होगी आवेश की वो क्या होगी? जितना इलेक्ट्रॉन का मान है। इस मान से छोटा मान नहीं होगा, यही सबसे छोटा मान होगा। इससे छोटा मान किसी परमाणु या पदार्थ में हम नहीं लेंगे, नहीं होता है। यस और नो? सर इसका आधा भी तो होगा। 1.6 को 2 से भाग दे दीजिए ना तो आधा हो जाएगा। कितना मजा आएगा, दोनों भाई आधा आधा ले लेंगे, कोई विवाद ही नहीं रहेगा। अब एक गधो ये गलत है, इलेक्ट्रॉन को आधा कटकुट नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या कहा? सबसे छोटी इकाई खुद ही इलेक्ट्रॉन है। कभी सुना है किसी परमाणु में कि 5.5 इलेक्ट्रॉन था? बोलो 6 इलेक्ट्रॉन था तो 2 भाई ने बांट लिया, 3 3 5.5 था तो दोनों में विवाद हो गई। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। तो याद रखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसको हम अब कटकुट नहीं करेंगे, जो है वो है। तो सबसे छोटी आवेश आप इलेक्ट्रॉन के मान को या प्रोटॉन के मान को लेंगे, जिसके भी मान को लेना है ले लो। यहां प्लस माइनस उसकी प्रकृति को बताती है, तो प्रकृति से हमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लेंगे तो सबसे छोटे आवेश किसको लेंगे? इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को, और उसके मान को लेंगे सिर्फ। प्लस माइनस उसकी प्रकृति को बताती है। ये मैथमेटिकल प्लस माइनस नहीं समझेंगे आप कि माइनस है तो छोटा होगा, प्लस है तो बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब भी आप लेंगे उसके मान को देखेंगे और मान दोनों का बराबर है, तो इससे छोटा मान कभी भी किसी परमाणु या किसी पदार्थ में आपको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि होगा ही नहीं। तो सबसे छोटा मान जो आपको आवेश का दिखेगा किसी भी पदार्थ या किसी भी परमाणु में, वो यही होने वाला है। क्या? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो इलेक्ट्रॉन का मान है और प्रोटॉन का भी, ठीक है। इसके बाद ये प्रॉपर्टी सभी को पता होता है। क्या? जो समान आवेश होती है, आप जानते हैं जो समान प्रकृति की आवेश होती है, जैसे 2+ है, आपको मैंने दिया था एग्जाम्पल। ये समझ में नहीं आए तो घर में मैग्नेट सबका होगा, आप देख लेना जाके। मान लीजिए कि आपके पास चुंबक है, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, सबको पता है कौन कौन से? नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ के लिए प्लस, साउथ के लिए माइनस, साउथ के लिए माइनस, नॉर्थ के लिए प्लस। अब मुझे बताइए, जब आप कभी भी मैग्नेट को यानी चुंबक को पास रखे हो तो आपने देखा होगा कई बार वो तुरंत चिपक जाता है। फिर आप उसको उल्टा करते हो तो आपने देखा होगा कि वो कोशिश भी करोगे चिपकाने का तो वो इधर उधर हो जाएगा, वो जल्दी चिपकता नहीं, वो रिपेल कर रहा होता है। यस और नो? रिपेल मतलब प्रतिकर्षण।
इसका मतलब यह है कि जब वो प्रतिकर्षण कर रहा है, इसका मतलब दोनों क्या होगा, सेम। जब वो माइनस माइनस है प्रतिकर्षण करेगा, या प्लस प्लस है तभी प्रतिकर्षण करेगा। यानी प्रतिकर्षण करने के लिए दोनों की प्रकृति क्या होनी चाहिए, समान। लेकिन वहीं पर अगर आप इसको उल्टा रख देंगे, आपने यहां रखा साउथ यहां नॉर्थ, और फिर यहां रखा साउथ और यहां नॉर्थ, अब ये नॉर्थ प्लस साउथ माइनस नॉर्थ प्लस, देखिए क्या होगा। जब आप यहां प्लस और माइनस दो अलग अलग ले लेंगे, एक आपने प्लस ले लिया एक माइनस ले लिया, यानी दोनों की प्रकृति जब विपरीत हो गई, अब क्या होगा, आकर्षण। तो यही आपको बताया गया है, देख लीजिए, समान प्रकृति का आवेश हो, समान प्रकृति का आवेश हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण। और वहीं पे एक प्लस हो और एक माइनस हो, यानी विपरीत प्रकृति का हो, तो क्या करेगा, आकर्षण। तो यही याद रखेंगे, ये करेगा प्रतिकर्षण और ये करेगा, इसकी बात करेंगे तो ये करेगा आकर्षण। यस और नो। तो जब समान प्रकृति की आवेश होती है, ध्यान रखेंगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, जो समान प्रकृति वाले होते हैं उसमें प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन कहते हैं इसे। और जो विपरीत प्रकृति वाले होते हैं उसमें आकर्षण होता है, अट्रैक्शन कहते हैं इसे। हाँ या ना, अरे यस और नो। क्या ये बहुत सिंपल है। तो समान आवेश हो प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश हो आकर्षण। जानते होंगे सेम कहानी मैग्नेट के अंदर होता है, चुंबक के अंदर समान ध्रुव हो प्रतिकर्षण, समान ध्रुव हो प्रतिकर्षण। याद रखिएगा यहां पे चुंबक का भी कुछ कंसेप्ट आप समझते चले जाओगे, और विपरीत हो तो आकर्षण। अरे हाँ या ना। तो समान वाले के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत वाले के बीच आकर्षण, वेरी सिंपल। यस और नो। तो समान नेचर वाले के लिए प्रतिकर्षण होता है, विपरीत के लिए आकर्षण होता है, सबको पता है। आप प्रैक्टिकली ये चीज देखे हो, आवेश में नहीं देखा हो तो आप चुंबक में चेक करके देख लो। वैसे आवेश में भी आपने आकर्षण करते हुए देखा होगा। आप पेन को जब अपने बाल पे रगड़ते हैं और कागज के टुकड़े को चिपकाते हैं, कभी देखा आपने, स्कूल टाइम में करते थे या अभी भी करते हो। कागज के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेना और अपने पेन को बालों पे रगड़ना, और रगड़ने के बाद कागज के टुकड़े के पास अपने पेन को रखना, देखना वो चिपक जाएगा। क्या है वो, आकर्षण। कैसे हुआ होगा, प्लस माइनस के बीच। यानी दो प्रकृति अगर अलग अलग हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो आकर्षण करेगा। विपरीत प्रकृति है तो आकर्षण करेगा। समान है, समान में कौन आएगा, या तो दो प्लस या तो दो माइनस। तो जब भी आपका समान आएगा तब क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना। और भी एक दो प्रॉपर्टीज हैं, उसको देखेंगे, तो उसको देखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी आपकी मैथमेटिक्स की क्लास है तो वो कर लीजिएगा, मैं 2 मिनट में बस छोड़ रहा हूं। एक छोटा सा प्रॉपर्टी और देख लीजिए, आवेशों की योज्यता। मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, आवेश कैसी राशि है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। आवेश कैसी राशि है, अदिश। तो इसको जोड़ने के लिए क्या मैं सामान्य तरीके से जोड़ सकता हूं, बिल्कुल। मैं कहता हूं कि मान लीजिए एक कण है जिस पर आवेश है -2 कूलम, एक कण है जिस पर आवेश है 4 कूलम, एक कण है जिस पर आवेश है 5 कूलम, और मैं बोलता हूं कि इस पूरे निकाय का आवेश बताओ। यानी सभी कणों पे जितने आवेश हैं उससे बने हुए एक निकाय, मान लीजिए इन 3 कणों को मिला के एक निकाय बनाया गया, इस निकाय का कुल आवेश बताइए कितना होगा। यह आपसे पूछा गया, बताइए कुल नेट चार्ज कितना होगा। तो क्या करोगे, इसको क्या सामान्यतः जोड़ोगे, यह सदिश का नियम लगाओगे। क्या मैं इसे सामान्य तरीके से जोड़ सकता हूं, जी बिल्कुल जोड़ सकता हूं। -2 कूलम +4 कूलम +5 कूलम, यस और नो बाबू बता दो। तो 5 और 4 9 -2 कितना आ गया, 7 कूलम आंसर। तो योज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है ना, वो अलग अलग कणों पे जो आवेश होता है उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सामान्य योग मतलब बीजगणितीय योग, यहां पे सदिश के योग का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आवेश आपका एक अदिश राशि है। तो सामान्यतः इसको हम जोड़ सकते हैं, बहुत कॉमन सा चीज है। पहला प्रॉपर्टी जब मैंने पढ़ाया था उसी वक्त ये बात बता दी थी। यानी वही चीज लिखा गया है, देखिए किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है, अलग अलग कणों पे जो आवेश है उसका कौन सा योग, बीजगणितीय योग। गणितीय योग मतलब अदिश योग, अदिश मतलब सामान्य योग, जो आप नॉर्मली जोड़ते हो उस योग के बराबर होता है। तो आपने इसको सामान्यतः जोड़ दिया, मतलब आवेश को जब भी आप जोड़ेंगे किसी निकाय के कुल आवेश को तो सामान्य तरीके से जोड़ सकते हैं, कोई यहां पे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो भी आवेश दिया जाएगा नॉर्मली जैसे आप जोड़ते हैं वैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिएगा,
फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो देखेंगे। दो प्रॉपर्टीज और देखना है अपने को। एक है आवेश संरक्षण का नियम, जानते हैं आप, आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, है ना। जो पहले जितना आवेश होगा कुल उतना ही बाद में होगा, तो ये हमेशा नियत रहता है। और एक क्वांटीकरण का गुण, तो ये दो है, उसको देखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करना है, फिर इस पे क्वेश्चंस भी करने हैं। जो आप क्वांटीकरण का गुण पढ़ोगे उस पर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो इस पे अपने को क्वेश्चन भी करना है आगे, तो इसमें टाइम लगाना है। तो आप इतनी बात समझ लिए कि ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती है। अब तक जितना मैंने बताया इसमें सबसे काम का प्रॉपर्टीज क्या था कि यहाँ देखिए जो आपको समझाया गया, ये सब तो बहुत कॉमन है, आप कॉमन सेंस से सोचोगे पता लगेगा। ये सबसे काम का प्रॉपर्टी था, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर धनात्मक आवेश आएगा, और इलेक्ट्रॉन देंगे, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो वस्तु कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। और बाकी तो सामान्य है कि आवेश को आप बीजगणितीय योग से जोड़ सकते हैं। फिर जब समान प्रकृति की होती है तो प्रतिकर्षण, विपरीत वाले को आकर्षण, ये तो आपने चुंबक में बहुत बार देखा होगा। तो ये सब बहुत सिंपल है, अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको फील होगा कि जो भी मैंने बताया है प्रैक्टिकली वही होता है। मुझे भी किसी ने बताया, सोचा तो मुझे लगा प्रैक्टिकली यही होता है, वैसे आपको मैं बता रहा हूं तो आपको भी समझ में आएगा कि प्रैक्टिकली यही चीजें होती है। तो चलिए, अभी आपकी मैथमेटिक्स की क्लास है, सर वेट कर रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग पानी वानी पी के वापस फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय।